हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। आज 13 दिसंबर है और 12 दिसंबर के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरा लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि मेरे लेक्चर्स में सारे नोट्स सिंपल एंड इजी फॉर्मेट में है, जो कि बहुत ही हैंड रिटन नोट्स है। एंड आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगेगी कि अगर यूट्यूब पे आपको 60 मिनट की वीडियो मिलती है तो यहाँ वो आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो आज क्या क्या टॉपिक्स आए हैं। आज जैसे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड न्यूज़ आई है। उसके बाद एक रायतू बंधु, जो तेलंगाना के अंदर रायतू बंधु लोग हैं, उनकी रिलेटेड न्यूज़ आई है। ऐसे ओडिशा से रिलेटेड न्यूज़ आई है। हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आर्टिकल 370 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि जो आर्टिकल 370 जो अब्रोगेट किया है, किसके द्वारा? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो एकदम सही था, 2019 का डिसीजन था, तो ये एकदम सही डिसीजन था। तो अभी ये समझ लो आर्टिकल 370 क्या होता है। तो अक्टूबर, देखो मैं सिंपल समझा देता हूँ कि देखो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले क्या था। जम्मू कश्मीर में जब 1949 की बात है, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 के अंदर जो वहाँ के महाराजा हरि सिंह थे और भारत के अंदर कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पाकिस्तान ने क्या किया? कश्मीर पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया तो फिर महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ में एग्रीमेंट कर लिया कि जो भी बाहरी सेना है उसकी बाहरी रक्षा का जिम्मा किसका होगा? भारतीय सेना का। और इंटरनल हम उनके मैटर्स में दखलंदाजी नहीं करेंगे। इस तरह 1947 की बात है ये। उसके बाद 1949 के अंदर हमने एक आर्टिकल 370 को लॉन्च किया था, उसको मतलब आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया था। आर्टिकल 370 वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए टेम्पररी प्रोविजन विच एग्जेम्प्टेड जम्मू एंड कश्मीर, परमिटिंग इट टू ड्राफ्ट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने क्या किया? इस टेम्पररी प्रोविजन को ऐड किया जो एग्जेम्प्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर, परमिटेड इट टू द ड्राफ्ट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो परमिट करता है कि इसके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। चलो ठीक है। रेस्ट्रिक्ट करता है पार्लियामेंट्स लेजिस्लेटिव पावर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम किसका है? उसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम है आर्टिकल 370 का। अब इस चीज़ को समझो कैसे, क्या दोनों चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। पहले तो क्या है कि आर्टिकल 370 बोलता है कि आप जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान हो सकता है। दो संविधान होंगे, एक तो भारत का संविधान, एक जम्मू कश्मीर का संविधान। भारत का फ्लैग अलग होता है, जम्मू कश्मीर का फ्लैग अलग होता था मतलब। उसके बाद पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर जो जम्मू कश्मीर में, उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब रेस्ट्रिक्ट कैसे कर दिया गया ये भी समझ लो कि पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है, तो उसको जम्मू कश्मीर के रिलेटेड वो कानून अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे जीएसटी आया था 2016 में, तो वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं था 2019 से पहले, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 के हिसाब से उसको हटा दिया गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके पास पावर है कि डिसाइड करने के लिए कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्लीकेबल टू द स्टेट। अब ये भी समझ लो कि जो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहाँ की जो संविधान सभा है, उनके पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि भारत का कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर अप्लीकेबल है। आर्टिकल 35A वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954। आर्टिकल 35A वॉज इंट्रोड्यूस्ड, आर्टिकल 35A को इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इन 1954 में, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट डिफाइंस परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, और ये डिफाइन करता है कि स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट कौन होते हैं। ठीक है। नाउ इट इज अब्रोगेटेड, नाउ इट इज अब्रोगेटेड। अब्रोगेटेड का मतलब है कि अब आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिया गया है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक आर्टिकल 355 पे 1954 के अंदर ऐड किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था? वो परमानेंट जो रेजिडेंट होता है स्टेट के, उसको डिफाइन करने का काम करता था। चलो, और अभी इसको क्या किया गया है, जो जम्मू कश्मीर का जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, चलो ये टॉपिक देख लिया। रायतू बंधु एड टू बी क्रेडिटेड फ्रॉम नेक्स्ट वीक इन तेलंगाना। तो जो रायतू बंधु होता है उसको क्रेडिट करना है फ्रॉम नेक्स्ट वीक टू इन तेलंगाना। अब इस चीज़ को समझो। रायतू बंधु स्कीम है क्या? तो ये क्या होती है कि जैसे डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम होती है, डीप जो हम बोलते हैं कि भाई बैंक ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? रायतू बंधु स्कीम। तो ये क्या है? तेलंगाना के अंदर नेक्स्ट वीक में कुछ सहायता पहुंचाने वाली है। तो अभी हमको ये समझना है कि रायतू बंधु स्कीम होती क्या है, वो क्या है, उसकी सारी चीज़ें हमको समझनी है। फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम। ठीक है, मेरी बात सुनो। एक तो रायतू बंधु स्कीम का मतलब होता है ये एक फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है। उसके बाद वेलफेयर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए एक वेलफेयर प्रोग्राम है ये। इसके द्वारा क्या होता है? फार्मर्स को वेलफेयर की जाती है, उनके लिए हेल्प की जाती है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट इन 2018। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको किसने लॉन्च किया था? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। कब? 2018 के अंदर। ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोवाइड ए कैश ग्रांट फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ फार्मर्स, यानी फार्मर की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीड्स है उनके लिए कैश ग्रांट प्रोवाइड करना। टू इंश्योर दैट फार्मर्स डू नॉट फॉल इनटू द डेब्ट ट्रैप, और फार्मर्स डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसे, उसके लिए इंश्योर करना है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम के अंदर। कितनी? 5,000 पर एकड़ पर फार्मर्स ईच सीजन, यानी हर सीजन के अंदर 5,000 रुपये पर एकड़ प्रोवाइड की जाएगी हर फार्मर्स पे। डायरेक्ट ट्रांसफर टू अकाउंट, इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा अकाउंट के अंदर। सपोर्ट इन 2 टाइम्स इन ए ईयर, यानी एक साल में 2 बार, मतलब हर 6 महीने के अंदर ये इस टाइप का सपोर्ट किया जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ इनपुट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड लेबर। अब इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है सीड्स बीज के लिए, एक फर्टिलाइजर्स के लिए, एक पेस्टिसाइड्स के लिए और लेबर्स के लिए। इन सब चीज़ों के अंदर इसको यूज किया जाता है। स्कीम इज ओपन टू ऑल रेजिडेंट फार्मर इन द स्टेट हु ओन लैंड, यानी ये सभी व्यक्तियों के लिए
खुली है ये स्कीम किसके लिए, जिसके पास ज़मीन है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, ज़मीन तो है लेकिन साथ के साथ में ऐसे फार्मर्स है जो कि लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं इन द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर जो लैंड होती है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं और उनके पास में एक रिकॉर्ड ऑफ, याद रखना फॉरेस्ट राइट डॉक्यूमेंट बोला जाता है, फॉरेस्ट राइट डॉक्यूमेंट का जो रिकॉर्ड होता है वो ऑल्सो एलिजिबल टू रिसीव द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, यानी उनके पास भी राइट है कि वो स्कीम के अंदर बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। तो चलो दोनों चीज़ों को समझ लो, एक तो होता है कि रेजिडेंट फार्मर्स इन द स्टेट हु ओन लैंड, और उसके अलावा फार्मर्स कल्टिवेटिंग द लैंड इन द फॉरेस्ट एंड हैविंग ए रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू रिसीव द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। तो दोनों चीज़ें समझ ली कि एक तो सभी फार्मर्स के लिए एप्लीकेबल है नॉर्मल लैंड्स पे, तो अगर स्टेट के अंदर, लेकिन अगर कोई फॉरेस्ट है वहाँ पर लैंड है तो उसके पास में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट डॉक्यूमेंट्स। तो हमने क्या समझा, तेलंगाना के द्वारा लॉन्च की गई थी, 2018 में लॉन्च की गई थी, साल में 2 बार दिया जाता है, 5,000 रुपये पर एकड़ दिया जाता है, पर फार्मर को कैश प्रोवाइड किया जाता है, मतलब बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलो, और वो किसके अंदर यूज कर सकता है, सीड्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, पेस्टिसाइड्स के अंदर और लेबर के अंदर, ठीक है ना। अब एक होता है इबू वोल्केनो। इबू वोल्केनो का मतलब होता है इट इज ए स्टेटो वोल्केनो लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ मलक्कू ईस्ट इंडोनेशिया, ठीक है। ये एक स्टेटो वोल्केनो है जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, मलक्कू ईस्ट इंडोनेशिया। याद रखना आप, मोस्टली जितने भी हमारे वोल्केनो कहाँ होते हैं, रिंग्स ऑफ फायर के आसपास, और ये रिंग्स ऑफ फायर कहाँ है, इंडोनेशिया, जो हमारा इंडोनेशिया कंट्री है उसके पास में ही है रिंग्स ऑफ फायर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनो होते हैं। तो अभी एक इबू वोल्केनो निकला है, इसलिए इसका ये न्यूज़ में आई है इन्फॉर्मेशन। मेरा हल्का सा थोड़ा गले में खराश हो रही है तो उसको थोड़ा सा सहन कर लेना। उसके बाद इट इज द वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड एंड लिस्ट एक्सेसिबल वोल्केनो इन द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर सबसे अलग एंड लिस्ट एक्सेसिबल, यानी जिस पर जल्दी से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। 1377 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी ये समुद्र से 1377 मीटर अबव है। तो मैं आपको इसका इमेज भी दिखा देता हूं, ये देखो, ये है इबू वोल्केनो। चलो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब सतपुरा टाइगर रिजर्व की न्यूज आई है, उसको भी समझ लो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिसेंटली फाउंड ए रॉक पेंटिंग सतपुरा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश, जो हमारा मध्य प्रदेश स्टेट है उसके अंदर क्या होता है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर, साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, जो नर्मदा नदी के साउथ के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार सतपुरा टाइगर रिजर्व न्यूज़ में तो आ गया लेकिन क्या चीज़ें हमारे लिए इसके अंदर क्या चीज़ें काम की है, तो जैसे मैंने ये तो समझा ही दिया कि नर्मदा नदी के साउथ के अंदर है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम है नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। सतपुरा का मतलब होता है 7 फोल्ड्स, यानी 7 फोल्ड्स फॉर्म से वाटर शेड बिटवीन द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर एंड इज ए ट्रायंगुलर इन शेप, यानी ये शेप के अंदर ट्रायंगुलर होता है और नर्मदा और ताप्ती रिवर के अंदर जो वाटर शेड होता है उस पर 7 फोल्ड्स में होता है। उसके बाद पार्ट ऑफ दक्कन बायो जियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया, यानी जो दक्कन का जो ये क्या, एक दक्कन के अंदर हमारा जो दक्कन वाली स्टेट है, दक्कन कंट्री मतलब दक्कन स्टेट्स बोला जाता है उनको, जो कि हमारे दक्कन वाला एरिया है उसके अंदर ये दक्कन बायो जियोग्राफिक जोन का पार्ट है। उसके अलावा इसके अंदर पंचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। अब इसको आप समझोगे यार सतपुरा टाइगर रिजर्व, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है, अभी यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर जैसे एक टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन आ गया था, उसको नीलगिरी जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके अंदर क्या किया उन्होंने, ऐसा जोड़ दिया था कि ये पंचमरी, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये उस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है या नहीं है, या उसके अंदर ये टाइगर रिजर्व उससे रिलेटेड है या नहीं है। तो अपने को इतना सा ध्यान रखना है, पार्ट ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, पार्ट ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सतपुरा टाइगर रिजर्व। और इट हैज कॉरिडोर कनेक्टिविटी विद पेंच नेशनल पार्क, इट हैज कॉरिडोर कनेक्टिविटी विद पेंच नेशनल पार्क, यानी जो पेंच नेशनल पार्क है उसके साथ में कॉरिडोर कनेक्टिविटी है। याद रखना सब इंपॉर्टेंट, एक तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व उससे रिलेटेड है, एक पेंच नेशनल पार्क है उससे कनेक्टिविटी है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, याद रखनी है। हैबिटेट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनी टू ह्यूमन इवोल्यूशन, और इसके अंदर सबसे खास चीज़ क्या है कि यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन के जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि इंसानों का कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। एज इट हाउसेज मोर देन 50 रॉक शेल्टर्स दैट आर ऑलमोस्ट 1500 से 10,000 ईयर ओल्ड, यानी ऐसे रॉक शेल्टर्स जो कि 1500 से 10,000 ईयर्स पुराने हैं, उतनी मतलब प्रजातियों के आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे वहाँ पे। आप सोचिए कि ऐसी गुफाएं मिलेगी जो कौन कौन सी है, एक तो 1500 से 10,000 ईयर्स ओल्ड, याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर सतपुरा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर हमको गुफाएं 1500 से 10,000 साल पुरानी मिल जाएगी। उसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन के हमको रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इंक्लूड दक्कन ट्रेप, गोंडवाना एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वहाँ का उसके अंदर दक्कन ट्रेप, गोंडवाना हो गया, और उसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो भी पाई जाती है। आपको पता है इग्नियस रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, तो ये जो रूपांतरित चट्टानें होती है वो भी वहाँ पर पाई जाती है। फ्लोरा क्या है, तो साल और टीक के पेड़ पाए जाते हैं। उसके अलावा फौना क्या है, टाइगर लियोपार्ड, यानी जो टाइगर लियोपार्ड ये प्रजातियां पाई जाती है। ऑल्सो नोन एज द नॉर्थन एक्सट्रीमिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी इसको बोला जाता है नॉर्थन एक्सट्रीमिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जो नॉर्थन एक्सट्रीमिटी है उसको वो वहाँ पर फाउंड होती है। इसको क्या नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए कि सतपुरा टाइगर रिजर्व को और क्या बोला जाता है, तो वेस्टर्न घाट का नॉर्थन एक्सट्रीमिटी, क्योंकि देखो क्या होता है मध्य प्रदेश क्या वेस्टर्न घाट के जस्ट ऊपर की साइड में किनारे पे, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि वेस्टर्न घाट के अंदर जो नॉर्थन वाला पॉइंट है वो कौन सा है, सतपुरा टाइगर रिजर्व। चलो ये हो गया। अब अपने को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, नेपाल के अंदर है। ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि वहाँ पे उसके आसपास की जो भी पशुपतिनाथ टेम्पल है वहाँ के आसपास की मीट की दुकान को बंद कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, ये एक हिंदू टेम्पल है,
भगवान शिव से रिलेटेड है, जो वहाँ पर एक पशुपति, भगवान शिव का दूसरा नाम है पशुपति, वो भी बोला जाता है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बागमती रिवर ऑन द ईस्टर्न आउटस्कर्ट ऑफ काठमांडू नेपाल, यानी नेपाल जो काठमांडू नेपाल है वहाँ पर उसके बागमती रिवर के बैंक पर इसको लोकेट किया जाता है। ऑन द ईस्टर्न आउटस्कर्ट ऑफ काठमांडू नेपाल, यानी नेपाल का जो काठमांडू शहर है, ठीक है, वहाँ पर ये लोकेट करता है। उसके बाद रिवर कौन सी उसके पास में, तो बागमती रिवर 1979 के अंदर डिक्लेयर्ड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड 518 टेम्पल बिल्डिंग्स, यानी जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कितने टेम्पल्स और इंक्लूड है, 518 टेम्पल इंक्लूड है, आपको याद रखना है ये सारी चीजें। उसके बाद गोल्डन स्टेच्यू ऑफ नंदी, और नंदी की जो सामने प्रतिमा है वो सोने की, स्वर्ण की बनी हुई है। शिवास बुल, नंदी का मतलब आप पता ही होता है कि जो हमारी गाय होती है उसको बेल बोला जाता है नंदी को। डिजाइन इन द नेपालीज पगोडा स्टाइल, और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर कोई भी न्यूज पढ़ते हैं, अगर कोई आर्किटेक्चर है तो कौन सी स्टाइल है, तो ये नेपालीज पगोडा स्टाइल है। उसके बाद इट इज ए 2 टियर स्ट्रक्चर विद ए गोल्ड प्लेटेड रूप, यानी जो गोल्ड प्लेटेड रूप होती है उसके अंदर 2 टियर स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है। पगोडा स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द स्तूपा ए हेमिस्फेरिकल डोम्ड शेप, जो पगोडा स्ट्रक्चर होता है उसको डिराइव किया जाता है किससे, हेमिस्फेरिकल डोम्ड शेप से। उस मतलब जो होता है ना, अब इसको मैं समझाता हूँ, एक छोटी सी चीज समझो। क्या होता है पगोडा स्टाइल के अंदर जो त्रिभुजाकार होता है, ऊपर की साइड में त्रिभुज, उसके बाद में नीचे की साइड में त्रिभुज, ऐसे 3-4 त्रिभुज होते हैं, उसको बोला जाता है पगोडा स्टाइल, ठीक है। तो पगोडा जो स्ट्रक्चर होता है वो डिराइव फ्रॉम द दैट ऑफ द स्तूपा ए हेमिस्फेरिकल डोम्ड शेप, यानी डोम्ड शेप का मतलब क्या होता है, ऊपर की साइड में डोम बना होता है त्रिभुज टाइप का। उसके बाद पगोडा इज ए टावर लाइक मल्टी स्टोरी सॉलिड और होलो स्ट्रक्चर, होलो स्ट्रक्चर, और इसका मतलब ये हो गया कि एक उसकी आकृति क्या होती है, त्रिभुजाकार। पगोडा स्टाइल इज एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यानी जो हमारे बुद्धिज्म में लोग रहते हैं वो इस टाइप की पगोडा स्टाइल वाले जो आर्किटेक्चर होते हैं उसी में ही रहते हैं मोस्टली। ये स्टाइल कहाँ पाई जाती है, तो चाइना, जापान, कोरिया, नेपाल, वियतनाम एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया। एक तो चाइना के अंदर, एक जापान के अंदर, एक कोरिया के अंदर। मेरी थोड़ी गले में बहुत ज़्यादा खराश है, आपको बहुत बियर करना पड़ेगा आज के दिन, पर सॉरी उसके लिए, कल तक ये सही हो जाएगा। चाइना, जापान, कोरिया, नेपाल, वियतनाम एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के जो अदर पार्ट्स है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, हत्ती कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश विल ऑर्गेनाइज ए प्रोटेस्ट मार्च ऑन December 16 टू प्रेस देयर डिमांड। उन्होंने क्या कहा कि हत्ती कम्युनिटी क्या करने वाली, December 16 को एक प्रोटेस्ट मार्च करने वाली है ताकि उनकी डिमांड्स पूरी हो सके। अब उनकी डिमांड क्या है, वो बोल रहे हैं कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डालो ताकि हमको भी वो बेनिफिट्स मिल सके जो शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों को मिलते हैं। अब हत्ती कम्युनिटी क्या है, हत्ती आर ए क्लोज नीट कम्युनिटी हु टेक देयर नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड वूल एट स्मॉल टाउन मार्केट नॉन एज हाथ, यानी हार्ट्स बोला जाता है। अब आप एक चीज बोलो, हत्ती कहाँ से आया, तो हार्ट्स कम्युनिटी, हाट होते हैं ना, हम कहते हैं हाट बाजार है, जैसे कि मार्केट के अंदर हाट बाजार, नॉर्मली ये भाषा यूज की हुई हो, सुनी हो, तो हाट बाजार से धीरे धीरे हत्ती कम्युनिटी बन गया है। क्योंकि हाट बाजार के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स को बेचते हैं, वेजिटेबल्स को बेचते हैं, मीट को बेचते हैं, वूल कपड़े को बेचते हैं, और वो क्या छोटा सा मार्केट होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया, उसको हाट बाजार बोला जाता है, और उसी से उस कम्युनिटी का नाम पड़ गया है हत्ती कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हिमाचल उत्तराखंड के बॉर्डर पर पाई जाती है, गिरी एंड टोंस रिवर के बेसिन पर। बहुत ट्राइब्यूटी ऑफ यमुना, यमुना की दोनों ट्राइब्यूटी है, एक तो टोंस रिवर और गिरी रिवर, ठीक है। 2 हत्ती क्लेन्स इन ट्रांसगिरी एंड उसके अलावा एक होता है जौनसर बावर, क्या है, जौनसर बावर हैव सिमिलर ट्रेडिशंस एंड इंटर मैरिज आर कॉमन। अब इस चीज को याद रखना, जो हत्ती कम्युनिटी के अंदर एक तो इंटर मैरिज पॉसिबल है, यानी अपने ही लोगों के अंदर ये एक दूसरे से मैरिज कर सकते हैं, और उसके अलावा ये जो सिमिलर ट्रेडिशन है हत्ती कम्युनिटी वाले, वो ट्रांसगिरी और जो मतलब जवर बावर वाले जो रीजन है वहां पर भी पाए जाते हैं। एज पर 2011 सेंसस, पहले इनकी कितनी मेंबर्स थे, 2.5 लाख, लेकिन अभी एक्सपेक्ट किया जाता है कि 3 लाख से ज्यादा इनके मेंबर्स है, 3 लाख के अराउंड्स, ठीक है। डिमांड्स क्या है, तो ट्राइबल स्टेटस चाहिए, ये 1967 से इनकी डिमांड चल रही है, और इनकी डिमांड इसलिए क्योंकि इनको टोपोग्राफिकल डिसएडवांटेज, जिस वाले ये एरिया में रहते हैं ना, ये उत्तराखंड और जो हमारा हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर वाला एरिया है वो वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ इतने फीचर्स और फैसिलिटी इनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये बोलते हैं कि हमको आप ट्राइबल स्टेटस दे दो ताकि हमको भी वो फैसिलिटी मिल सके जो लोगों को मिल रही है। ये टॉपिक देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये एडिटोरियल है, हार्वेस्ट द ओडिशा स्टोरी टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। अगर हमको फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो एडिटोरियल ऑथर ने लिखा है कि ओडिशा स्टोरी को समझ लो। अगर आपने ओडिशा स्टोरी को समझ लिया है तो आप एक्चुअल में समझ पाओगे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले ओडिशा के अंदर, मतलब ओडिशा स्ट्रॉन्ग है इन फूड सिक्योरिटी के अंदर। कैसे? पहले क्या था, जब आप 2000 की बात करोगे, सन 2000 की, उस टाइम पे वहाँ पे फूड की क्राइसिस पड़ रहे थे। वहाँ एक कालाहंडी नाम से एक विलेज था जहाँ पे तो ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पे खाने की मतलब नहीं होते, अपन वर्ड होता है लाली पड़ रहे हैं, वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें इतनी चेंज हो गई और ओडिशा ने अपने फूड सिस्टम को सिक्योर किया। अब कैसे किया जो वो समझते हैं। सबसे पहले उसने एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस अपनाई। कैसे? पहले 2000 से पहले तो वो राइस का इंपोर्टर था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो अभी अपनी ओडिशा क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है ओडिशा। मतलब हर स्टेट में किसी भी जगह आप अगर फूड ग्रेन्स का नाम लोगे तो ओडिशा का नाम पहले आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उस पर मेहनत की है। कैसे मेहनत की है? वो पहले क्या करता था, 10 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता था 2000 के अंदर, और उस 20 सालों के अंदर उसने 27 तक पहुंचा दिया, 27 क्विंटल तक। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फूड सिक्योरिटी इशू
पहले वहाँ पर फूड सिक्योरिटी इशू बोला जाता था। एक कालाहांडी नाम से एक विलेज है जिसको क्या बोला जाता था, ये विलेज तो फूड सिक्योरिटी इशू से परेशान है, वहाँ पर फूड क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन अभी उसको राइस बाउल बोला जाता है। क्या? चावल का कटोरा। आप सोचिए कि यार एक स्टेट जिसका नाम मतलब एक प्लेस जिसको पहले भूखमरी से गुजर रहा था, आज उसका नाम ही चेंज हो गया है। आज तो क्यों ऐसा क्या हो गया, वो अभी सारी चीज़ें समझेंगे। उसके लिए ओडिशा ने क्या किया है, ओडिशा की एक कमिटमेंट थी टू वेरी स्ट्रॉन्ग टू जीरो हंगर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर एक एसडीजी का नाम है जीरो हंगर। तो ओडिशा ने कमिटमेंट किया था कि हम जीरो हंगर की ओर अपनी मेहनत करेंगे। अब उन्होंने क्या क्या मेहनत की वो देख लेते हैं। एक तो वो कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम लेके आए जिसका नाम है कालिया स्कीम। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिया स्कीम कौन सी है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसको मैनेज किया जाता है, कि एग्रीकल्चर क्रॉप को मैनेज करने का काम किसका है? कालिया स्कीम का, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। उसके अलावा ओडिशा मिलेट मिशन लेके आया गया है ओडिशा के द्वारा। उसके अंदर क्या किया जाता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया जाता है। अगर गर्मी है, पानी कम है, तो उस टाइम पे मिलेट को ज़्यादा उगाया जाता है, जैसे रागी, जवार, बाजरा। उससे क्या होगा, उनको कम पानी में भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है और लोगों के खाने के रिलेटेड इशू नहीं आए। इस तरह मेन फोकस किस पे किया गया? फूड डाइवर्सिफिकेशन पे। चलो ये भी पढ़ लिया। अब ओडिशा की सिचुएशन देख लो। ओडिशा के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया हो जाता है, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज बार बार क्लाइमेट बदलता रहता है। और देन ओडिशा अडोप्टेड क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। तो अभी ओडिशा ने क्या अडोप्ट किया है? क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान को अडोप्ट किया है। उसके अंदर एक तो क्या क्या अडोप्ट किया है? एग्रीकल्चर सेक्टर को अडोप्ट किया है, माइनिंग सेक्टर को अडोप्ट किया है, कोस्टल जोन प्रोटेक्शन और हेल्थ सेक्टर को अडोप्ट किया है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को अडोप्ट किया है। चलो अब सारी चीज़ों को एक बार समझो आप कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान को लॉन्च किया है, ठीक है। उसके तहत क्या करेंगे, वो फोकस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, माइनिंग सेक्टर पे, कोस्टल जोन प्रोटेक्शन मतलब जो एरिया होता है उस पर फोकस करेंगे, हेल्थ सेक्टर पर फोकस करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करेंगे। क्लाइमेट चेंज से जिस चीज़ पर नुकसान होता है उन सब चीज़ पर फोकस कौन करेगा? ओडिशा करने वाला है। उसके अलावा उन्होंने एक एक्सपर्ट टीम को डेवलप किया है, एक्सपर्ट एजेंसी को डेवलप किया है, एक्सपर्ट मेंबर्स को उसके अंदर ऐड किया है, ताकि क्या हो सकते हैं, वो मॉनिटरिंग कर सके। ऐसी अथॉरिटी और बॉडी को डेवलप किया है जिनका काम होगा मॉनिटर करना, सर्वे करना क्रॉप्स का, और फार्मर्स को एडवाइस करना कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उसके अलावा वाटर सेविंग पर फोकस किया जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाया जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस किया जाता है। ये सारे किसके प्लान से? ओडिशा के। एंड अभी ओडिशा का शेयर इंडिया के अंदर कितना है? तो 9%। टोटल जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है इंडिया का, उसका 9% केवल ओडिशा कर रहा है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसके साथ में भी ओडिशा ने अपना पर्सनल स्टेट वाइज एग्रीमेंट कर रखा है कि हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट करेंगे। और उनका एक फोकस है कि हम न्यूट्रिशन लेवल को भी बढ़ाएंगे। अगर न्यूट्रिशन बढ़ता है तो हमारे देश की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। तो इस तरह न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ओडिशा हैज ऑल्सो एग्रीमेंट। ओडिशा शेयर इन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 9%। फोकस ऑन वाटर सेविंग। उसके बाद बॉडी और अथॉरिटी आर एस्टेब्लिश टू मॉनिटर, ट्रेन एंड सर्वे, किसके फार्मर्स को सर्वे करना है। ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ ली है। तो अब आपको सारे टॉपिक्स मैंने समझा दिए। एक तो ओडिशा वाली स्टोरी आपने देख ली। उसके अलावा एक्चुअली क्या एडिटोरियल ज़्यादा एक ही इंपॉर्टेंट आया था ओडिशा वाला, इसलिए आपको बताना था कि एक तो ओडिशा का मिलेट मिशन आ गया था, ओडिशा का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान आ गया था। उसके अलावा ओडिशा के अंदर एक कालिया स्कीम आ गई थी, कृषक असिस्टेंस। ये वाली मैं स्कीम बता देता हूँ आपको, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम जनरेशन। ये स्कीम लॉन्च की गई, उसके द्वारा एक्सपर्ट बॉडीज को डेवलप किया गया। एक्सपर्ट बॉडीज के अलावा सबसे मेन चीज मुझे जो अच्छी लगी, एक अथॉरिटी को डेवलप किया जो मॉनिटर करेगी, सर्वे करेगी और फार्मर्स को एडवाइस करेगी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओडिशा वाला एडिटोरियल बहुत अच्छे से पढ़ा है। हत्ती कम्युनिटी को ध्यान में रखना कि ये किस जगह पाई जाती है, तो उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है उसके बॉर्डर वाले रीजन्स के अंदर हत्ती कम्युनिटी का मतलब लोकेटेड है। उसके अलावा पगोडा स्टाइल को समझा है और पशुपतिनाथ टेम्पल को बहुत अच्छे से समझा है। सतपुरा टाइगर रिजर्व को देखा है। एंड एक टॉपिक और क्या पढ़ा है हमने, राइथु बंधु स्कीम होता है, क्या नाम है? राइथु बंधु स्कीम। उसको स्कीम को देख लिया, तेलंगाना की स्कीम है, 2018 में आ गई थी, ठीक है ना। एंड एक टॉपिक और लास्ट बचा हुआ टॉपिक क्या था? आर्टिकल 370, जो कि वैसे अब काम का नहीं है, फिर भी उसको पढ़ लिया है हमने। चलो इस तरह सारे टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज इशू था, वो धीरे धीरे आज रिजॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा गले में खराश है, तो प्रॉब्लम्स आ जाती है, सर्दी चल रही है विंटर के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कोई भी टॉपिक आपको मतलब कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं 100% इंप्रूव करूंगा। कुछ भी अच्छा लगता है तो आप उसकी तारीफ भी कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि अच्छे से लोगों को ये वाला कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।